वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का एक पेपर। एंड ये आपका पेपर कल होने वाला है, आप सभी को पता होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये पेपर। इस पेपर को आपको अच्छे से करके जाना है। एंड ये हम पेपर नंबर 1 कर रहे हैं हिंदी का। एंड ये पेपर के पैटर्न की बात करें हम तो 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर करने के लिए। 80 नंबर का ये आपका हिंदी का पेपर होगा। हिंदी दो टाइप की होती है, एक इलेक्टिव एक कोर। तो ये इलेक्टिव है आपका, ये ध्यान रखना है। सामान्य निर्देश की तरफ आए तो पेपर जो है वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा। एक तो सेक्शन अ होगा और एक सेक्शन ब होगा। सेक्शन जो अ होगा इसके अंदर आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। आपका जैसे कि इसके अंदर जो है टोटल आपके 40 जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में। एंड सेक्शन बी की बात करें तो वहाँ पे वर्णनात्मक क्वेश्चंस दिए रहेंगे। सेक्शन ए के अंदर टोटल जो है 6 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके अंदर 40 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। एंड दूसरा जो सेक्शन होगा आपका बा उसके अंदर आपके 8 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपके पेपर में 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मेन पैटर्न था जो मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश से होगा। एंड ये आपका गद्यांश दिया रहेगा, इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड उन सभी के आंसर्स आपको देने होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका गद्यांश दिया हुआ है। इसे आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है, इससे आपका टाइम बचेगा। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हम। वैसे इससे पहले कहा गया है निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुचारित्र से क्या तात्पर्य है? ये आपको पैसेज के अंदर जो है मिल जाएगा। सुचारित्र का मतलब पूछा गया है सच्चा चरित्र है, अच्छा चरित्र है, मिथ्या चरित्र है या बुरा चरित्र है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड सुचारित्र के अगर हम मीनिंग देखें यहाँ पे तो ये आप पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट आपको बिल्कुल ही आंसर नहीं मिलेगा इसका। इसको आप पढ़ेंगे एंड इसके अगर हम आंसर्स की बात करें, आप इसके अंदर देखेंगे सुचारित्र के बारे में इन्होंने बताया है, सही चरित्र के। ठीक है? देखेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुचारित्र से व्यक्ति ही नहीं समाज भी सुवासित होता है और इससे इस सुवास से राष्ट्र यशस्वी बनता है। यानी सुचारित्र जो है अच्छे चरित्र की बात हो रही है यहाँ पे। इसका डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा। आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो विशेषता है वो सच्चे चरित्र के बारे में है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चा चरित्र, इसकी मीनिंग होगी। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है? बलवान व्यक्ति, समर्थवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति या चरित्रवान व्यक्ति? गद्यांश अगर देखें इसके अनुसार पूछा गया है कि समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है। जैसे अगर हम देखें चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा शक्ति है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया चरित्रवान व्यक्ति। अगर इसके ऑप्शंस को देखें हम तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन भ चरित्रवान व्यक्ति जो है इसका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति किसे कहा गया है? सुचरित्र को, सुसंस्कार को, सुबुद्धि को या सौभाग्य को? पूर्व जीवन की सत्संगति और सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति जो किसे कहा गया है? एक बार हम गद्यांश में जाते हैं, ढूंढते हैं इसका आंसर। यहाँ पे हमें मिलता है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। सुसं यहाँ पे लिखा हुआ है बट यहाँ नहीं है इसका आंसर। सुसंगति ऊपर ही आप देखेंगे यहाँ पे, सुसंस्कार भी पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है। तो यहाँ पे हमें मिल गया सुसंस्कार। ऑप्शंस देखिए हम, सुसंस्कार है हमारे ऑप्शन में एंड ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ आए। चौथा क्वेश्चन है आपका, कुधातु की कठोरता और कालिक किसके स्पर्श मात्र से कोमलता और कमनीयता में जो है बदल जाती है? किसके स्पर्श मात्र से जो है कुधातु की कठोरता और कालिक के स्पर्श जो है उसके मात्र से जो है कम कोमलता और कामनीयता में बदल जाती है। तो एक बार हम चलते हैं गद्यांश की तरफ एंड इसमें इसका आंसर हम ढूंढते हैं। यहीं कहीं होगा। यहाँ देखिए, जिस प्रकार कुधातु की कठोरता और कालिक पारस के स्पर्श मात्र से जो है कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है। तो पारस आ जाएगा इसका राइट आंसर। हम ऑप्शंस में एक बार जाकर देखते हैं। ऑप्शंस में हमारे पारस है। हाँ, ऑप्शन घ में हमारे पारस है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन पांचवा पूछा गया है, चरित्र का निर्माण किसके द्वारा संभव है? वंश परंपरा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, मित्रों के द्वारा या विद्यालय के द्वारा? जो हमारा चरित्र होता है वो किसके द्वारा निर्माण होता है?
एक बार हम गद्यांश में जाते हैं इसके आंसर्स को ढूँढने के लिए एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपका चरित्र निर्माण व्यक्ति के अपने बलबूते पर निर्भर है। अपने बलबूते का मतलब स्वयं पर निर्भर है। तो हमारा राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा इसका स्वयं के द्वारा, ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आए तो छठा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विदुर, प्रेमचंद या रविंद्रनाथ ठाकुर। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड एक बार गद्यांश में जाकर देखते हैं हम किनका इनके अंदर जो है वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम देखें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। विदुर जी के बारे में भी लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एक और व्यक्ति के बारे में है, एक बार देख लेते हैं, महाकवि टैगोर। इन तीनों के बारे में हमें मिल गया, बट एक के बारे में नहीं है, वो है प्रेमचंद। तो ऑप्शन अगर हम देखें प्रेमचंद्र, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा, इनके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। सातवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सातवां क्वेश्चन है, अनेकानेक जातियों और समाज समुदायों से मिलकर किसका निर्माण होता है? परिवार का, समाज का, कुल का या राष्ट्र का? अनेकानेक जाति और समाज समुदायों से मिलकर किसका निर्माण होता है? एक बार हम चलते हैं गद्यांश की तरफ एंड इसके अंदर ढूंढते हैं इसके आंसर्स को। अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है परिवार अनेक अनेक परिवारों से कुल और अनेक कुलों से एक जाति और समाज समुदायों से मिलकर एक राष्ट्र बनता है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है, राष्ट्र का निर्माण होता है। ऑप्शन देखिए हम, तो ऑप्शन जो घ है एक राष्ट्र का, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आठवां क्वेश्चन है, चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चरित्र ही क्या है? चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो क्योंकि सुचारित्र से ही समाज में सम्मान मिलता है, क्योंकि सुचारित्र से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जीवन की सार्थकता अगर हम देखें, तो आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो ये दोनों ही आंसर आपको जो शुरू के हैं का, दोनों ये लगेंगे राइट आंसर। एंड इसको आप पढ़ेंगे ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आप निष्कर्ष निकालेंगे गद्यांश का, तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा है एंड अगर हम देखें एक बार पैसेज में भी देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अगर हम देखें पैसेज के अंदर एक बार, चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, कहाँ पे कहा गया ये देखिए यहाँ पे कहा गया चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है। जैसे महाकवि टैगोर के पास बैठने मात्र से ऐसा प्रतीत होता था मानो भीतर का देवता जाग गया। वस्तुतः चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा शक्ति है। ये अगर हम देखें हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा एंड ये हमें दोनों ही चीजें सही लगती है, क्योंकि सुचारित्र से ही समाज में सम्मान मिलता है, ये भी सही हो जाएगा, और क्योंकि सुचारित्र से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। उपयुक्त दोनों कथन जो सही होगा, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ आए, पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न हो जाता है? जब समाज सुचारित्र होता है, जब व्यक्ति सुचारित्र होता है, जब व्यक्ति कुचरित्र होता है, या जब व्यक्ति के कार्य में स्थिर होता है। अगर हम देखें पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न हो जाता है, एक बार गद्यांश की तरफ आते हैं हम एंड इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति विशेष के स्थिर चरित्र होने से पूरे राष्ट्र पर जो है चरित्र संकट जो है उसकी उपस्थित अ, हो जाता है, यहाँ पे आएगा उपस्थित हो जाता है। एंड इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो ये आपका ऑप्शन जो घ है, जब व्यक्ति कार्य में स्किल होता है, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट जो आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा इस पैसेज का, पूछा गया है अनुवांशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति व्यक्ति को क्या देते हैं? अर्जन, प्रेरणा, उत्तराधिकार या भौतिक संपत्ति। अगर देखेंगे पैसेज के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक बार जाकर हम देखते हैं वैसे इसके आंसर को। यहाँ पे देखें आनुवांशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति उसे केवल प्रेरणा दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेरणा राइट आंसर आ जाएगा। एंड ऑप्शंस में अगर हम देखें आपका प्रेरणा दिया हुआ है, ऑप्शन ख इसका जो है राइट आंसर प्रेरणा आ जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू के रहेंगे पहले क्वेश्चंस के अंदर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन था जो कि आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि अपठित गद्यांश का होगा एंड इसके अंदर 10 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दूसरा अपठित पद्यांश दिया रहेगा आपका एंड इससे रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप पद्यांश देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। आपको इसको पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन की तरफ आना है इससे, क्योंकि आपका टाइम बचता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आएंगे।
काव्यांश में मगन कौन है पूछा गया है। चिड़िया है, धरती है, अवकाश है या उपयुक्त सभी है। अगर हम देखें इस पद्यांश को पढ़ेंगे, जैसे चिड़िया तू जो मगन, यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन के अंदर ही चिड़िया चिड़िया का नाम मिल गया है, यानी चिड़िया तू जो मगन। राइट आंसर आपका देखिए हम ऑप्शन जो का है चिड़िया, वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही, ये किसने कहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किसने कहा ये, एक बार मैं इसको ना पढ़ देता हूँ एक बार, ताकि हमें जो है आंसर थोड़ा मिलने में इजी हो जाए, क्योंकि एक बार हम पढ़ लेते हैं ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसे हम पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन गमन मगन, फैला ले पंख जड़ा उड़ तो सही बोली पवन, अब जब घोंसलों से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहां तेरे सजन, वृक्ष की डाल दिखे जंगल ताल दिखे, खेतों में झूम रही धान की बाल दिखे, गांव देहात दिखे रात दिखे प्रात दिखे, खुलकर घूम यहाँ नहीं घर की घुटन, चिड़िया तू जो मगन, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा, राह से राह जुड़ी पहली बार उड़ी, भूल गई गैल गली जाने किस और मुड़ी, ये दिया हुआ है। मुड़ गई जाने किधर, गई किधर देखा उधर, जहां वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन। ये आपका पूरा का पूरा पद्यांश दिया हुआ है कुछ इस तरह से। एंड एक बार पढ़ने से ना आंसर्स या आप कह ले क्वेश्चन हमें आसानी हो जाते हैं ढूंढने में। जब बड़ा हो तब नहीं पढ़ना है आपको, जब ये छोटा ही था पद्यांश तो हम पढ़ सकते थे। फैलाले पंख जड़ा उड़ तो सही, है किसने कहा था, चिड़िया ने, धरती ने, गगन ने या हवा ने। अगर हम देखें यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था फैलाले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन, तो राइट आंसर आपका पवन, यानी पवन का पर्यायवाची क्या होता है, हवा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन जो घ है वो निकल कर आ जाएगा, हवा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, खेतों में झूम रहा है चिड़िया धान के बाल सूरजमुखी या हवा। तो अभी हमने पढ़ा था खेतों में जो है झूम रहा है, आगे देखे हम यहाँ पे, तो खेतों में झूम रही धान की बाल दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है अगर हम देखें राइट आंसर धान की बाल आ जाएगा। एंड अगर देखें थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन का धान की बाल। आगे की तरफ आए हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, घर जैसी घुटन कहाँ नहीं है, पिंजड़े में, प्रकृति में, घोंसलों में या गुफाओं में। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है। एंड घर जैसी घुटन कहाँ नहीं है, आप इसको आप पढ़ेंगे पद्यांश को, तो आपको इस चिड़िया के बारे में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखे गांव देहात दिखे रात दिखे प्रात दिखे, खुलकर घूम यहाँ नहीं घर की घुटन। यहाँ पे घोंसलों की बात हो रही है, घोंसले से किस प्रकार जो है चिड़िया जो है गांव प्रकृति सारी चीजें देख पाती है। घर जैसी घुटन कहाँ नहीं है, वो है घोंसलों में। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, चिड़िया गैल गली क्यों भूल जाती है, क्योंकि वो पहली बार उड़ी है, क्योंकि वह उन गलियों में कई बार उड़ चुकी है, क्योंकि उस पर अभी छोटे हैं, उसके पर अभी छोटे हैं, क्योंकि उसे राह दिखाने वाला कोई नहीं है। ये ऑप्शन दिए हुए चिड़िया गैल गली क्यों भूल जाती है। अगर हम इस पद्यांश की तरफ चले तो यहाँ पे हमने पढ़ा था भूल गई गैल गली, यहाँ पे देखेंगे जाने किस और मुड़ी लिखा हुआ है आपका। एंड यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए, तो पहली बार उड़ी इसी वजह से जो ये गैल गली भूल जाती है। तो राइट आंसर अगर हम देखें क्योंकि वह पहली बार उड़ी, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आए। छठा क्वेश्चन है, चिड़िया के घोंसले से निकल पाने का क्या कारण है, हवा के साथ उसकी पहचान, विवाह और घोंसले का निर्माण, घोंसला और उड़ने की कामना या इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें चिड़िया के घोंसले से निकल पाने के क्या कारण है, तो जब चिड़िया जो है बहुत छोटा होता है एंड वो घोंसले से निकलने की कोशिश करता है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या काम आती है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखें अब जब घोंसले से आई निकल, तो यहाँ पे हौसले, यानी यहाँ पे अगर हम देखें आंसर को, तो यहाँ पे आपका आंसर हौसला और उड़ने की कामना, ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर होगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ आए। सातवां क्वेश्चन है, कवि चिड़िया को आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहता है, फूलों से भरी फुलवारी, सब्जियों की क्यारी, हाथी की सवारी या नदियां न्यारी। यहाँ पे देखिए कवि चिड़िया को आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहता है। एक बार हम चलते हैं इसके अंदर पद्यांश की तरफ। एंड यहाँ पे देखिए, देखा देखा वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन। सुमन सुमन का मतलब फूल, ठीक है। एंड यहाँ पे राइट आंसर अगर हम आए, फूलों से भरी फुलवारी, ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर होगा।
एंड लास्ट आपका 8वां रहता है क्वेश्चन, गैल गली के बारे में पूछा गया, इसमें कौन सा अलंकार है, क्लेश है, रूपक है, अनुप्रास है या उपमा है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड अगर इसका राइट आंसर हम देखें तो ये आएगा आपका उपमा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन का राइट आंसर, गैलगली में उपमा अलंकार है। एंड इस तरह से ये 8 नंबर का रहेगा आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इसमें भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और ये अपठित पद्यांश होगा। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे किस तरह से आपको ढूंढ के ही करना होता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। ऐसा नहीं है कि पहले से आपने पढ़ा होगा, आपको डायरेक्ट जाना है, उसे पढ़ना है, आंसर देना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा एंड अब हम आते हैं सेक्शन आपका सॉरी अभिव्यक्ति और माध्यम में, जो कि खंड आ में ही रहेगा आपका। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चन दिए हुए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है, ये किसके हैं, संचार के हैं, जनसंचार के हैं, संचार और जनसंचार के हैं, इनमें से कोई नहीं। टेलीफोन, इंटरनेट आजकल हम यूज करते हैं जो ये सारे किसके जो है माध्यम है, अगर हम देखें तो ये संचार और जनसंचार दोनों के हैं। ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, दूसरा क्वेश्चन है, प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है, प्राप्त करता। कूटवाचन का मतलब होता है कुछ ऐसा संदेश जिसकी मीनिंग अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो एंड उसको क्या है, जो प्राप्त करने वाला होता है, प्राप्त संदेश जो प्राप्त करने वाला होता है वो उसकी मीनिंग निकालता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए संदेश वाहक, संदेश प्रसारक, इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है, वो है प्राप्त करता ऑप्शन का। ऐसे शब्द आप एक तरह से या ऐसे वर्ड बोल सकते हैं जिसकी मीनिंग नहीं होती, बट वो इनकी मीनिंग निकालते हैं। प्राप्त करता है ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, थर्ड क्वेश्चन है, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर जो है निगरानी रखने का कार्य करता है, जनसंचार, लोक संचार, समूह संचार या अंतर व्यक्तित्व। सरकार और जो भी संस्थाएं, हमारे संस्थाओं का मतलब है हमारे जो भी एक तरह से बहुत सारे ऑफिस, एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे हम प्राइवेट ऑफिस कहते हैं, वैसी गवर्नमेंट ऑफिस आप लेके चले। तो सरकार और जो भी संस्थाएं हैं वो जो भी काम करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखने का कार्य करता है जनसंचार। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता किसकी है, पक्षियों की, मनुष्य की, पशुओं की या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी की भी नहीं। अगर हम देखें पहले के समय जब इंसान एक तरह से आप कह लें कि प्राचीन हम बात करें तो वहां पे जो है सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता वो पक्षियों की हुआ करती होगी, क्योंकि आज के समय जो है हम देखते हैं पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे तेज जो है संचार कर पाता है वो है मनुष्य। आज देखेंगे आप किसी भी दुनिया के कोने से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं तुरंत जो है न्यूज़ आप देखते होंगे एक जगह से दूसरी जगह कितनी तेज़ी से फैलती है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा मनुष्य की सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता है। 5वें क्वेश्चन की तरफ आए, 5वां है, टेलीविज़न पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? हमारे टीवी के ऊपर क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो वो लाइव दे रहा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सीधा प्रसारण, प्रत्यक्ष प्रसारण, परोक्ष प्रसारण या हवाई प्रसारण। अगर हम देखें तो सीधा प्रसारण यानी लाइव ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड इसके अंदर आपके 5 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाला बुक है उससे पूछा जाएगा। आगे की तरफ आएंगे तो अगला जो है आपका पाठ्य पुस्तक अंतरा अंतरा भाग 1 से आपका जो है पूछा जाएगा फोर्थ क्वेश्चन एंड ये आपका काव्यांश दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बालम आओ हमारे गहरे आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में एंड ये आपका दिया हुआ है काव्यांश, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे हुए जैसे यहाँ से। जैसे पहला पूछा गया, प्रस्तुत काव्यांश में बालम शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, प्रेयसी के लिए, स्वयं के लिए। अगर आप इन चैप्टर को पढ़ेंगे ना जब भी आपको इनके आंसर्स पता चलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर्स बता दूंगा लेकिन आपको जो है बिल्कुल सटीक आंसर कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जो है इस वाले में मिल नहीं पाते। ठीक है, आपको हिंट मिल जाएंगे बट आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश में बालम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो हुआ है परमात्मा के लिए। ऑप्शन था इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सब किसे नारी कहते हैं? परमात्मा को, कवि को, सखी को या प्रिय को? तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रिय होगा, क्या पता यहाँ पे, तो यहाँ पे किसे नारी कहते हैं? तो वो है ऑप्शन का आपका कवि को जो है सभी नारी कहते हैं, तो कवि को इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये शब्द का अर्थ पूछा गया आपका थर्ड क्वेश्चन, बाग होता है, गुरुकुल, घर या वन? तो गेह का मतलब क्या होता है? गेह का राइट आंसर आपका आ जाएगा घर, ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते। फोर्थ क्वेश्चन है, कबीर को लाज क्यों लग रही है? तो लोगों द्वारा उन्हें बालम कहने के कारण, लोगों द्वारा उन्हें नारी कहने के कारण, लोगों के द्वारा उन्हें प्रेमिका कहने के कारण, या वेशभूषा और पहनावे के कारण? तो यहाँ पे अगर आप इसको एक बार हम चल लेते हैं एक बार इसकी तरफ, काव्यांश की तरफ, एंड इसको एक बार देखेंगे। बालम आओ हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। तो यहाँ पे तुम्हारी नारी कहने के कारण लाज लग रहा है। दिल से नहीं लगाया तब लग गया कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धैर्य न धीरे धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवासे कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। तो अगर हम देखें वैसे उसका राइट आंसर आपका नारी आ जाएगा। नारी कहने पर जो उन्हें एक तरह से लज्जा आ रही है, यानी शर्म आ रही है। ठीक है, सॉरी, शर्म कह रहा हूं मैं, शर्म आ रही है। लाज क्यों लग रहा है? तो वो है नारी कहने के कारण, ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए तो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, अन्न न भावे नींद न आवे, यह स्थिति कबीर दास जी की क्यों हुई है? तो पत्नी के प्रति अन्यन प्रेम के कारण, प्रेयसी के प्रति अन्यन प्रेम के कारण, परमात्मा के प्रति अन्यन प्रेम के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? परमात्मा के प्रति अन्यन प्रेम के कारण ये हुआ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंड इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, अंतरा भाग 1 है जो आपके क्वेश्चन, उससे पूछे जाएंगे काव्यांश पर आधारित। तो ये आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एंड इसके अंदर जो है आपका गद्यांश दिया रहेगा, आपकी किताब से ही दिया रहेगा, एंड उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आपका गद्यांश दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उपयुक्त गद्यांश में लड़कों को किस बात की जल्दी है? एंड इस वाले गद्यांश को आप देखिए, ये चैप्टर है आपका ईदगाह, उससे लिया गया है। एंड इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी। तो उपयुक्त गद्यांश में लड़कों को किस बात की जल्दी है? गृहस्थी चलाने की, ईदगाह जाने की, कायम अली के घर जाने की, रोजा रखने की? अगर देखेंगे, लड़के सबसे ज्यादा जो है प्रसन्न है, किसी ने रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, यानी यहाँ पे ईदगाह जाने की खुशी जो है, राइट आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। तो लड़कों में किस बात कर जल्दी है? ईदगाह जाने की। यहाँ पे देखेंगे खुशी भी है और जल्दी भी है, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ईदगाह के अवसर पर सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? बड़े बूढ़े, बच्चे, औरतें या अब्बाजान? तो यहाँ पे ईद के अवसर पर कोई भी त्योहार होता है ना, तो उसके अंदर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप डाल सकते हो, ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ईद के दिन जो है, ईद के अवसर पर बच्चे सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखेंगे लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, यानी बच्चों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसका राइट आंसर आपका बच्चे आ जाएगा, ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो तीसरा क्वेश्चन है, गृहस्थी की चिंताओं से आसे है, घर बनाने की चिंता, घर चलाने की चिंता, घर में ईद मनाने की चिंता, या मित्रों को घर बुलाने की चिंता? गृहस्थी मतलब होता है घर, ठीक है, की चिंताओं यानी घर चलाने की चिंता होती है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया है, लोग बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े क्यों जा रहे हैं? ईद की मुबारकबाद देने, उधार मांगने के लिए, सरपंच का चुनाव कराने के लिए, उपयुक्त सभी? अगर आप देखेंगे ये आपका जो गद्यांश दिया हुआ है इसके अंदर, वो दौड़े दौड़े घर जा रहे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे बदहवास चौधरी कायम अली के, ठीक है, एंड वो उनके घर क्यों जा रहे होते हैं? तो उधार मांगने के लिए जा रहे होते हैं। आप इन्हें इस चैप्टर को पढ़ा होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर पढ़ा होगा तो। राइट आंसर इसका देखिए, हम उधार मांगने के लिए, ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए। पांचवा पूछा गया, चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी जो ईद है मुहर्रम हो जाए, बस ये क्या मतलब है?
तो जो ईद है वो मुहर्रम में तब्दील हो जाएगी अगर क्या है चौधरी ने अपनी आंखें बदली तो क्या होगा? कायम अली के घर मुहर्रम मनाना, कायम अली के उधार ना देने पर ईद की खुशी का मातम में बदलना, कायम अली के रंग रूप और वेशभूषा में परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कायम अली के घर ये उधार मांगने जाते हैं और उन्होंने उधार नहीं दिया तो क्या है ईद की खुशी पूरी मातम में बदल जाएगी। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया आंखें बदलने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे पहले जैसा स्नेह संबंध रखना, आंखों से हाव भाव में परिवर्तन, पहले जैसा कृपा भाव न रखना या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा पहले जैसा जो है कृपा भाव ना रखना, ऑप्शन का। तो ये हो जाएगा आंखें बदलने का अर्थ। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड आई होप कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा सभी क्वेश्चन। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपकी जो है पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 जो है उससे पूछा गया क्वेश्चन एंड आंसर होगा। एंड इसके अंदर एमसीक्यू जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला हुसैन की कहानी अपनी जवानी पार्ट जो है किसके जीवन से संबंधित है? तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा। आफताब फिदा हुसैन, मतलूब फिदा हुसैन, आमिर रजा हुसैन या मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन घ इसका सही होगा। जो हुसैन की कहानी अपनी जवानी जो पार्ट है वो मकबूल फिदा हुसैन के ऊपर बताया गया है। एंड उसकी चित्रकारी के बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, कितने अच्छे जो है चित्रकार थे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, हुसैन के पिता का व्यवहार कैसा था? तो पूछा गया सख्त था, सरल था, कंजूस या अक्खड़। ठीक है, अक्खड़, तो यहाँ सरल था इनका व्यवहार। ऑप्शन था इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, थर्ड क्वेश्चन है कला के प्रति पहले लोगों का नजरिया कैसा था? तो कला को सम्मान पूर्वक देखा जाता था, कला केवल बड़े राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित, कला सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम था या उपरोक्त सभी। इसका अगर हम देखें पहले लोगों का नजरिया जो कला को लेकर था, कला के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अब उसके अंदर चित्रकार भी आते हैं, उसके अंदर सिंगर भी आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। कला बहुत कलाएं होती है, आप सभी जानते होंगे। तो कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसे था? तो ये कला को सम्मान पूर्वक देखा जाता था, ये भी सही हो जाएगा। कला केवल बड़े राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित थी, ये भी सही हो जाएगा। कला सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम था, ये भी सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए तो फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका चित्र जो है हुसैन ने नहीं बनाया था? तो दाढ़ी वाला पठान इसका बनाया था, नक्काशीदार सुराही इसका नहीं बनाया था, बकरी का बच्चे का बनाया था और घूंघट की औरत इसका बनाया था। तो ऑप्शन का अगर हम देखें नक्काशीदार जो सुराही है उसका चित्र जो है मकबूल फिदा हुसैन ने नहीं बनाया था। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आए, हुसैन ने किन या किस अवसरों पर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया? उसने जो है किन अवसरों पर अपनी जो जन्मजात कला है उसका परिचय दिया? आपको बताना है तो ब्लैक बोर्ड पर बनी चिड़िया को हूबहू अपनी स्लेट पर उतारकर, गांधी जयंती के अवसर पर ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाकर, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें तो ये आपका गांधी जी की जयंती के अवसर पर जो है ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाकर इनका इसका सही हो जाएगा। इन्होंने दिया था, ठीक है, जन्मजात कला का परिचय। वैसे ब्लैक बोर्ड पर जो है चिड़िया को हूबहू अपनी स्लेट पर उतार कर भी आप कह सकते हैं, बट राइट आंसर इसका क्या होगा? एक बार मुझे इसका आंसर सही से कमेंट में बताइए। मुझे लगता है कि उपयुक्त दोनों जो ऊपर के दिए हुए ना, ग होगा या ख या ग में से एक लग रहा है। आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए इसका आंसर। छठे क्वेश्चन की तरफ आए, मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी? चित्रकारी में, अभिनय में, नृत्य में या गायन में? तो आप सभी जानते होंगे चित्रकारी में, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। एंड सातवां पूछा गया है, प्रसिद्ध मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो किससे हुई थी? कोलकाता, लखनऊ, इंदौर या पटना? इंदौर इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ये आपका सेक्शन जो ए है, आप इसे खंड आ कहेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आपके 40 एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 40 नंबर का तो आपका ये हो जाएगा, 40 नंबर का सेक्शन बी। एंड सेक्शन बी के अंदर जो है आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एमसीक्यू वाला सेक्शन था पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इन सभी क्वेश्चंस को। एंड पेपर का जो पार्ट 1 है हम यहीं तक रहने देते हैं, फर्स्ट पेपर का। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम वर्णनात्मक क्वेश्चन जो बच गए, यानी सेक्शन जो बी रह गया हमारा खंड ब, उसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है सब्सक्राइब वाले बटन पे, एंड बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है।
इससे जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।